और अपने साथियों में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे भी देव द्वारा लाए गए थे। शेष लोग बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक और उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक से चुने गए थे। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर मार्शल आर्टिस्ट साधना के संदर्भ में वे केवल ड्रैगन कोर क्षेत्र, ड्रैगन स्पिरिट क्षेत्र या यहाँ तक कि कुछ तो ड्रैगन ब्लड क्षेत्र ही प्रतीत होते थे। ये मंत्र साधक जब से उन्होंने जादू सीखना शुरू किया था, अपनी जादुई साधना में निरंतर सुधार कर रहे थे, अपनी मार्शल आर्ट साधना को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे थे। आखिरकार दोनों साधनाओं को एक साथ करने से समय और संसाधन दोनों बर्बाद हो रहे थे। 700 से ज्यादा स्टाररी स्काई दिव्य रक्षक भी ऐसे ही थे। उनकी मार्शल आर्ट साधना सचमुच बहुत कम लग रही थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि उनकी असली ताकत उनकी मार्शल आर्ट साधना से कहीं ज्यादा थी। दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलने वाला है और संप्रदाय प्रतियोगिता आधे महीने में शुरू होगी। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो तुरंत मध्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो जाइए। एक राजसी आवाज जो मानो विशाल भंवर से होकर गुजर रही थी उसी क्षण गूंजी। भनभनाहट। ये शब्द पढ़ते ही भंवर गुनगुनाने लगा और अचानक प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। इस प्रकाश ने एक मार्ग बनाया जो सीधे फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय निवास के बाहर जा गिरा। यह मानवीय स्वरा दंग रह गया। इस भंवर को 10 महासंप्रदायों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। देव ने कहा, 10 महासंप्रदायों के पास इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कितने संप्रदाय हैं, इसका रिकॉर्ड है। यह टेलीपोर्टेशन रिसेप्शन मार्ग स्वाभाविक रूप से हर एक संप्रदाय की ओर उतरता है। पिताजी, आपको अभी मुझे तलवारबाजी सिखानी है। ध्रुव पीछे से दौड़ा और देव के कपड़े पकड़ लिए। उसका गोरा सा चेहरा उत्सुकता से भर गया। 3 साल बीत चुके थे और वह और वान्या पहले ही बच्चों से किशोरों में बदल चुके थे। अब दोनों 5 साल के हो गए थे। ध्रुव बेहद प्यारा लग रहा था और वान्या के चेहरे के भाव नाजुक थे, साफ तौर पर किसी भावी सुंदरी का आभास। पिताजी, मैं आपकी जरूरतें पूरी कर चुका हूँ और 4 दिव्य गुप्त कलाओं को समझकर उनसे भी आगे निकल गया हूँ, ध्रुव ने आगे कहा। वान्या भी दौड़कर आई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ध्रुव के विचारों से सहमत थी। अच्छा रहो। जब पिताजी लौटेंगे तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगी, ठीक है? देव ने प्यार से उनके नन्हे सिरों पर हाथ फेरा। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो, ध्रुव ने दुखी होकर कहा। दूसरी ओर वान्या ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। पिताजी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इस यात्रा में कितना समय लगेगा। तुम दोनों को अपनी माँ की बात माननी होगी। जो नहीं सुनेगा मैं उसे नहीं सिखाऊंगा। मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, ध्रुव ने तुरंत कहा। उसका रूप देखकर देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि उसने पहले जो तलवारबाजी दिखाई थी उसने इस नन्हे पर जरूर गहरी छाप छोड़ी होगी। चलो चलें। आखिरकार देव ने रोशनी और स्वरा की तरफ देखा, गहरी सांस ली और फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को स्वागत द्वार में ले गया। संप्रदाय प्रतियोगिता। ये 4 शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस बार संप्रदाय प्रतियोगिता को सचमुच एक सच्ची संप्रदाय प्रतियोगिता माना जा सकता है, क्योंकि इस बार संप्रदायों की संख्या या उनके स्तरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे आप 9वें दर्जे के संप्रदाय हों, प्रथम दर्जे के संप्रदाय हों या फिर महासंप्रदाय के, आप भाग ले सकते हैं। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अनगिनत संप्रदाय हैं। हालांकि कई संप्रदायों ने विद्रोह किया है या अलौकिक राक्षसों के कारण नष्ट हो गए हैं, फिर भी उनमें से काफी संख्या में अभी भी जीवित हैं। महासंप्रदायों के आंकड़ों के अनुसार इस प्रतियोगिता में कम से कम 2000 संप्रदाय भाग लेंगे।
पहले ये निम्न स्तरीय संप्रदाय आमतौर पर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिता में जहां जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की जाती, उनकी निम्न स्तरीय संप्रदाय शक्ति केवल उनके विनाश का कारण बनती थी। लेकिन इस बार मामला अलग है। उन पर आई विपत्ति के साथ उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। अपने संप्रदायों को सील करने से उन्हें अस्थायी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन ये अलौकिक दानव कभी भी जाग सकते हैं, और एक बार जब वे वास्तव में जाग जाएंगे तो यह एक बड़ी आपदा होगी। उनके बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंजर भूमि की ओर पलायन करना है, और बंजर भूमि में प्रवेश करने के लिए उन्हें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है: दानव अमर पवित्र पत्थर, टाइटन हृदय और प्राचीन आंसू। कल्टीवेटर एलायंस ने घोषणा की है कि ये 3 वस्तुएं केवल दानव अमर पवित्र क्षेत्र में ही प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। शायद संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यदि वे भाग नहीं लेते हैं तो उनके पास बंजर भूमि में जाने की योग्यता नहीं होगी, और जब अलौकिक दानव जागेंगे तो वे वैसे भी मर जाएंगे। बेकार बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने के बजाय उसके लिए लड़ना बेहतर है। इसलिए इस संप्रदाय प्रतियोगिता ने पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लगभग सभी संप्रदायों को एकत्रित किया है। यहाँ तक कि जो लोग संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते, वे भी टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से सीधे केंद्रीय क्षेत्र में आना चाहते हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है शरण प्राप्त करना। केंद्रीय क्षेत्र में 10 महासंप्रदाय हैं। हालांकि उन सभी ने अपने अपने संप्रदायों को सील कर दिया है, फिर भी यदि किसी में योग्यता है तो किसी महासंप्रदाय द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ तक कि कुछ निम्नस्तरीय संप्रदाय गुरु, जिनके पास ड्रैगन देव क्षेत्र की शक्ति है, का भी मानना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि वे किसी महासंप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो उन महासंप्रदायों को मना नहीं करना चाहिए। केंद्रीय क्षेत्र ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का केंद्रीय क्षेत्र होने के कारण यह कभी पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे समृद्ध स्थान था। यहाँ अनगिनत प्रमुख शक्तियाँ एकत्रित हुईं, जिनमें से सबसे प्रमुख स्वाभाविक रूप से 10 महासंप्रदाय थे। इसके अलावा वहाँ कई छिपे हुए परिवार थे, साथ ही वानबाओ पैवेलियन और ड्रैगन मार्शल कॉमर्स जैसी शक्तियाँ भी थीं, जो बाहर से तो सिर्फ व्यापार करती दिखाई देती थीं, लेकिन वास्तव में उनकी नींव महासंप्रदायों के बराबर थी। केंद्रीय क्षेत्र के भीतर 1 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला एक शहर है, जो केंद्रीय क्षेत्र के लगभग 10वें हिस्से में फैला है। 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ यह बिना किसी अपवाद के पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को ड्रैगन मार्शल सिटी कहा जाता है। ड्रैगन मार्शल सिटी के आसपास का 10,000 ली का क्षेत्र भी अलौकिक राक्षसों से मुक्त था। जाहिर है ऐसा इसलिए नहीं था कि अलौकिक राक्षस इस जगह पर नहीं उतरे थे, बल्कि इसलिए कि यहाँ के अलौकिक राक्षसों का सफाया पहले ही हो चुका था। ड्रैगन मार्शल सिटी के केंद्र में एक विशाल खुला स्थान था, जिसे एक विशाल चौक में बदल दिया गया था, जो 1 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था और एक साथ करोड़ों लोगों को समायोजित कर सकता था। इस समय उस चौक के केंद्र में 10 महासंप्रदायों के सदस्य पहले ही एकत्रित हो चुके थे, और ड्रैगन मार्शल सिटी के ऊपर बाहर एक विशाल भंवर था, जो वास्तव में टेलीपोर्टेशन एरे था। इस टेलीपोर्टेशन एरे के सामने ड्रैगन मार्शल सिटी के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरी द्वारों को जोड़ने वाले मार्ग जैसे प्रकाश की 4 किरणें थीं। चारों द्वारों में से प्रत्येक के सामने कम से कम कई हजार रक्षक खड़े थे। इन रक्षकों से निकलने वाली आभा से पता चलता था कि उनमें से सबसे निचले स्तर के रक्षक ड्रैगन कोर क्षेत्र में थे और 100 से ज्यादा रक्षक ड्रैगन देव क्षेत्र में थे। अंदर जाओ।
पूर्वी द्वार पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर एक ठंडा भाव था और उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसकी पूरी आभा ड्रैगन देव लोक शिखर को विकीर्ण कर रही थी और उसके आसपास के सभी लोग उसके प्रति आदर भाव रखते थे, जो इन रक्षकों के बीच उसके उच्च पद का स्पष्ट संकेत था। आत्मघाती मूर्खों का एक समूह। सप्तस्तरीय संप्रदाय के 1000 लोगों की पीठ देखते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, संप्रदाय प्रतियोगिता वास्तव में स्तर के आधार पर भेदभाव नहीं करती, लेकिन कम से कम व्यक्ति को अपनी शक्ति का तो ध्यान रखना चाहिए। इन 1000 लोगों में सर्वोच्च साधना केवल ड्रैगन देव लोक अंतिम चरण की है और कुल मिलाकर केवल 23 ड्रैगन देव लोक साधक हैं। अगर वे सचमुच उस संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो यह मौत की तलाश के अलावा और क्या है। वरिष्ठ भाई झांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी अभी जो कुछ संप्रदाय आए हैं वे या तो 7 स्तरीय या 8 स्तरीय हैं और सबसे ऊंचा संप्रदाय तो केवल 6 स्तरीय है। लेकिन 6 स्तरीय संप्रदाय का क्या फायदा? संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेना अंततः मृत्यु है। पास में खड़ा एक व्यक्ति जो लगभग 40 वर्ष का लग रहा था, चापलूसी और अहंकार से बोला। उसकी साधना ड्रैगन देव लोक मध्य चरण की थी। वे फिर से यहाँ हैं। वरिष्ठ भाई झांग ने ऊपर देखा, टेलीपोर्टेशन व्यू को निहारते हुए। टेलीपोर्टेशन व्यू चमक रहा था। यह दर्शाता था कि कोई आने वाला है। बस एक निश्चित क्षण में टेलीपोर्टेशन व्यू गुनगुनाया और 1000 लोग मार्ग से बाहर निकले। क्या यह केंद्रीय क्षेत्र है? उफ उफ, यह वास्तव में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे समृद्ध स्थान है। मैं अपने पूरे जीवन में पहली बार केंद्रीय क्षेत्र में आया हूं। यहाँ के अलौकिक दानवों का सफाया हो गया होगा। 10 महासंप्रदायों की शक्ति को सचमुच कम करके नहीं आंका जा सकता। यह ड्रैगन मार्शल सिटी है। यह वास्तव में विशाल है। आसमान से देखने पर भी इसका अंत नजर नहीं आता। मैंने सुना है ड्रैगन मार्शल सिटी में कई वेश्यालय हैं और अंदर की लड़कियां सभी बेहतरीन हैं। वे खूबसूरत हैं, उनकी आकृतियां शानदार हैं और उनकी सेवा भी लाजवाब है। हाँ, और उनकी छोटी छोटी धुनें। सच में, अगर हम इस बार अंदर गए तो हमें कोई धुन जरूर सुननी चाहिए। जैसे ही आकृतियां उतरीं, तरह तरह की चर्चाएं भी फैल गईं। सुना जा सकता था कि उनके शब्दों में उत्साह, प्रत्याशा और यहाँ तक की लालसा भी मिली हुई थी। गवारों का झुंड। इस समूह के आगमन को देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मन ही मन ठंडी सांस ली। उसके बगल वाले व्यक्ति ने समूह पर अपना दिव्य विचार डाला, यह देखते हुए कि उनकी सभी साधनाएं ड्रैगन स्पिरिट लोक, ड्रैगन कोर लोक और यहाँ तक कि ड्रैगन ब्लड लोक में थीं। वह थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर उसका अहंकार और भी बढ़ गया। तुम सब किस बारे में चिल्ला रहे हो? अपना मुंह बंद करो। यह ड्रैगन मार्शल सिटी है, बड़ी ताकतों का जमावड़ा। यहाँ इतना शोर मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन गॉड लोक मध्य मंच का आदमी सीधे चिल्लाया। उसके शब्द निकलते ही समूह एक साथ रुक गया, फिर अचानक उस आदमी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आम तौर पर इस आदमी को इतने लोगों ने नहीं देखा था और जब उसे सफलता मिली थी तो उसने हजारों लोगों को भी देखने के लिए आकर्षित किया था। लेकिन इस समय जब इन 1000 लोगों ने उसे देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बस किसी पिछड़े इलाके से आए कुछ बदमाश साधक और उनकी हिम्मत मुझे इस तरह देखने की है। वह आदमी बोलना जारी रखने ही वाला था कि सीनियर भाई रेयान ने कहा, इधर आओ। उसके शब्दों में आज्ञाकारी लहजा सभी को साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ हिली नहीं, बल्कि वे सब सफेद वस्त्र पहने, जेड जैसे सुंदर, सबसे आगे खड़े युवक को देखने लगे।
वरिष्ठ भाई रेयान चाहते हैं कि तुम सब यहाँ भाग जाओ, क्या तुम उन्हें सुन नहीं पा रहे हो? यह देखकर कि भीड़ हिली नहीं, युवक फिर बोला। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर से ड्रैगन देवलोक मध्य अवस्था की आभा फूट पड़ी। ये सचमुच दुष्ट साधकों का एक समूह है, अव्यवस्थित और असामयिक। ये शब्द निकलते ही भीड़ ने उसे फिर से देखा, लेकिन इस बार थोड़े गुस्से के साथ। उनमें से कोई बोलने ही वाला था, तभी युवक ने हाथ हिलाया, पैर उठाया और धीरे धीरे वरिष्ठ भाई रेयान के सामने चला गया। कौन सा संप्रदाय? वरिष्ठ भाई रेयान ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उनके हाथ में एक स्मृति क्रिस्टल था, मानो वे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हों। फीनिक्स संप्रदाय, युवक ने उदासीनता से कहा। ये 1000 लोग देव और अन्य थे, और यह युवक स्वाभाविक रूप से देव था। संप्रदाय स्तर। वरिष्ठ भाई रेयान ने फिर से बात की। जाहिर है उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय के बारे में कभी सुना ही नहीं था, और ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें इस बात की परवाह ही न हो कि वे कौन से संप्रदाय हैं। छठे दर्जे के, देव ने उत्तर दिया। वरिष्ठ भाई रेयान ने भौहें चढ़ाई और अंततः देव की ओर देखा। क्या तुम्हें नियम समझ नहीं आ रहे? कौन से नियम? देव ने पूछा। तुम्हें नियम भी नहीं पता, और फिर भी तुम संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो। ड्रैगन देव क्षेत्र मध्य अवस्था में, युवक ने फिर बीच में टोका। मुझे लगता है कि तुम संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आए थे, तुम भागने आए थे, है ना? तुम एक साधारण ड्रैगन कोर क्षेत्र, एक छठे दर्जे के संप्रदाय गुरु कैसे हो सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इस विपत्ति में जीवित रहने के लिए तुमने अपने संप्रदाय को धोखा दिया हो और किसी तरह एक टेलीपोर्ट एरे के माध्यम से यहाँ छिप गए हो? हाँ हाँ हाँ, वरिष्ठ भाई रेयान बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक साधारण ड्रैगन कोर क्षेत्र, क्या वह संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता है? अगर उन्होंने अपने संप्रदाय को धोखा नहीं दिया, तो वे छठे दर्जे के संप्रदाय होने का दिखावा कर रहे हैं और शरण लेने के लिए यहाँ भागे हैं। ठीक है, वरिष्ठ भाई रेयान को उनकी पूरी जांच करनी चाहिए। हालांकि छठे दर्जे का संप्रदाय कुछ भी नहीं है, फिर भी वे संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ड्रैगन कोर क्षेत्र, ड्रैगन आत्मा क्षेत्र और यहाँ तक कि ड्रैगन रक्त क्षेत्र के कचरे के ऐसे समूह को नहीं भेजेंगे, है ना? क्या वे यहाँ मरने के लिए हैं? युवक रेयान के बोलते ही चारों ओर से व्यंग्यात्मक हंसी की गूंज तुरंत गूंज उठी। फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्यों के चेहरे पर उदासी छा गई, और इन लोगों की ओर उनकी निगाहों में ठंडक झलक रही थी। दूसरी ओर देव ने अपनी निगाहों से भीड़ को देखा। उसका भाव अभी भी शांत था। अपनी हथेली घुमाकर उसने रुई संप्रदाय से प्राप्त संप्रदाय चिन्ह निकाला। इस संप्रदाय चिन्ह का कोई नाम नहीं था, लेकिन जो कोई भी इसे प्राप्त कर सकता था, उसे पदोन्नत किया जा सकता था। क्या यह सचमुच एक छठे दर्जे का संप्रदाय है? रेयान ने संप्रदाय चिन्ह पर नजर डाली, फिर कहा, तो मेरा अनुमान गलत नहीं था। तुम सब लोग ऐसे लोग हो जिन्होंने अपने पूर्वजों और संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया है। कृतघ्न। उस फीनिक्स संप्रदाय को 8 जन्मों का दुर्भाग्य मिला होगा। आखिरकार उन्हें ड्रैगन मार्शल सिटी में शरण लेने का ऐसा अवसर मिला था, लेकिन तुमने उसे पहले ही छीन लिया। तुम क्या कह रहे हो? ईशान अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी निगाहें बर्फ की तरह जमी हुई थीं और गुस्सा उमड़ रहा था। मैंने कहा था कि तुमने अपने पूर्वजों और संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया है। मैंने कहा था कि तुम कृतघ्न हो। क्या तुम समझ नहीं रहे? या मैं गलत हूँ? रेयान ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए उपहास किया। कमीने! ईशान के चेहरे पर उदासी छा गई और वह तुरंत आगे बढ़ गया। लेकिन देव ने उसकी तरफ देखा, जिससे उसका शरीर तुरंत रुक गया। तुम अब भी मुझसे लड़ने की सोच रहे हो?
रेयान ने मानो सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। इधर उधर देखा और ईशान की ओर इशारा किया। क्या वह मुझसे लड़ने की सोच रहा है? हाँ हाँ हाँ, मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि एक साधारण ड्रैगन स्पिरिट लोक मुझसे कैसे लड़ेगा। चारों ओर से फिर से हंसी फूट पड़ी, जिससे ईशान भड़क गया। अगर देव ने उसे नहीं रोका होता तो वह पहले ही हमला कर चुका होता। रेयान की जीभ खींच लेता और फिर उसका सिर मरोड़ देता। साधना से लेकर अब तक ईशान ने घमंडी लोग देखे थे, लेकिन उसने रेयान जितना घमंडी कभी नहीं देखा था। यह जगह ड्रैगन मार्शल सिटी है और इस दौरान संप्रदाय प्रतियोगिता का समय है। 10 महासंप्रदायों ने एक साथ आदेश जारी किए हैं, निजी लड़ाइयों पर रोक लगा दी है। अन्यथा आपको सीधे ड्रैगन मार्शल सिटी से निष्कासित कर दिया जाएगा और संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। रेयान ने देव और अन्य लोगों की ओर गर्व से देखते हुए कहा। उसके शब्द कड़ी चेतावनी से भरे थे। मैं समझ गया। देव ने थोड़ा सिर हिलाया, उसका भाव अभी भी शांत था। रेयान और रेयान दोनों ने जेड वॉयड पैलेस के वस्त्र पहने हुए थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि वे दोनों जेड वॉयड पैलेस के शिष्य थे। हालांकि देव को इतना सहनशील देखकर रेयान ने एक पल सोचा और फिर कहा, ड्रैगन मार्शल सिटी भी उन लोगों का स्वागत नहीं करती जो अपने पूर्वजों और संप्रदाय के साथ विश्वासघात करते हैं और कृतघ्न हैं। तो तुम सब भाग जाओ। जैसे ही उसके शब्द निकले, रेयान ने सीधे देव की ओर संप्रदाय का चिन्ह फेंक दिया और उन्हें भगाने के लिए हाथ हिलाया मानो मक्खियों को भगा रहा हो। फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्य दंग रह गए और देव भी दंग रह गया। इस संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए सुपर संप्रदायों ने भी कहा था कि संप्रदाय स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उनके सामने इस व्यक्ति ने कहा था कि वह उन्हें भगा देगा और उसने बस भगा दिया। बस ठीक इसी समय टेलीपोर्ट एरे से 1000 और लोग बाहर निकल आए। रेयान ने अब देव और बाकियों की तरफ नहीं देखा, बल्कि इन 1000 लोगों की तरफ देखा। ये भी एक छठे दर्जे के संप्रदाय के लोग थे। नेता एक बूढ़ा आदमी था, जिसने आते ही बिना कुछ कहे एक दिव्य अंगूठी निकाली और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ रेयान को दे दी। रेयान ने गर्व से उसे स्वीकार कर लिया और अपने दिव्य विचार से एक बार फिर मुस्कुराया। उसने सिर्फ संप्रदाय का नाम और स्तर पूछा और फिर इन 1000 लोगों को अंदर जाने दिया। उनके जाने के बाद रेयान ने फिर देव और बाकियों की तरफ देखा। देव और बाकियों को तुरंत समझ आ गया। उनकी तथाकथित कृतघ्नता और अपने पूर्वजों और संप्रदाय के प्रति विश्वासघात सिर्फ बहाने थे। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मिक रत्नों की लूट था। मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए देव फिर से शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। लेकिन रेयान और रेयान साथ ही दूसरे पहरेदार तुरंत वहां पहुंच गए, शहर के द्वार को रोक दिया। देव की तरफ देखते हुए उनकी नाक लगभग आसमान की ओर थी। एक तरफ हटो, देव ने उदासीनता से कहा। मैंने कहा था, मेरा Z0 महल उन लोगों का स्वागत नहीं करता जो अपने पूर्वजों और संप्रदाय के साथ विश्वासघात करते हैं और कृतघ्न हैं। क्या तुम बहरे हो? रेयान ने ठंडी खर्राटों से कहा। एक तरफ हटो, देव फिर बोला, उसका चेहरा अभी भी शांत था। तुम ना समझो, बस एक छठे दर्जे का संप्रदाय। इस संप्रदाय प्रतियोगिता में तुम में से एक ज्यादा होने से कुछ खास नहीं होता और एक कम होने से कुछ खास नहीं घटता। रेयान ने भी ठंडी खर्राटों से कहा। देव ने आखिरकार ऊपर देखा, सीधे उन दोनों की तरफ, और उसी समय अपनी हथेली घुमाकर उसने एक स्मृति क्रिस्टल निकाला। तुम्हें इस स्मृति क्रिस्टल को पहचानना चाहिए। तुमने अभी जो कुछ भी कहा और किया, वह सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर सचमुच कुछ हुआ भी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।
अब मैं आखिरी बार कहता हूँ, एक तरफ हटो। हाँ 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 हाँ। रेयान जोर से हंसा। स्मृति क्रिस्टल। क्या तुम्हें लगता है कि स्मृति क्रिस्टल उपयोगी है? तुम एक साधारण ड्रैगन कोर दायरे हमें यहाँ धमकी देने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्मृति क्रिस्टल निकालने का भी समय नहीं दूंगा? देव ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बर्फीली ठंडक से भर गईं। ऐसी ठंडक किसी मरे हुए इंसान को देखने जैसी थी। जैसे ही उसकी नजर देव से मिली, एक पल के लिए रेयान को लगा जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। क्या हो रहा है? मैं ड्रैगन कोर दायरे से कैसे डर सकता हूँ? मैं ड्रैगन कोर दायरे से कैसे डर सकता हूँ? रेयान गुस्से से आग बबूला हो गया, शर्म और गुस्से से भर गया, और उसने सीधे अपना हाथ उठाकर देव की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपनी कुत्ते जैसी आंखों से क्या घूर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा? तुम मौत को दावत दे रहे हो। देव के कुछ बोलने से पहले ही उसके पीछे फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य आगे आ गए। मौत को दावत दे रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तुम कहते हो कि मैं मौत को दावत दे रहा हूँ? रेयान जोर से हंसा। कुत्तों के झुंड, तुम में सबसे ऊंची साधना केवल ड्रैगन कोर लोक की है। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत करोगे तो मुझे दोष मत देना। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसके शब्द उसके गले में ऐसे अटक गए मानो किसी ने उसका गला घोंट दिया हो, और वह तुरंत जोर जोर से खांसने लगा। खांसते हुए रेयान को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जमीन से उठ रहा हो, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। वह लगभग सहज ही अपने गले तक पहुंचा, लेकिन उसी क्षण उसे एक ठंडी हथेली का एहसास हुआ। तभी रेयान को आखिरकार होश आया। उसका गला पकड़े हुए एक हाथ उसे उठा रहा था। तुम क्या कर रहे हो? तुरंत रुको। हम जेड वॉयड पैलेस द्वारा भेजे गए रक्षक हैं। तुम जेड वॉयड पैलेस के खिलाफ जा रहे हो। अहंकार। वरिष्ठ भाई रेयान पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गए हो? इस पर बाकियों ने भी प्रतिक्रिया दी और तुरंत गुस्से से चिल्ला उठे। रेयान ने देव को घूरा, जिससे उसकी हत्या करने की नियत का आभास हुआ। क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो? देव ने उसे अनदेखा किया, सबको अनदेखा किया, और अपनी नजर रेयान पर गड़ाए रखी। उदासीनता से कहा, जो तुमने अभी मुझसे कहा था वही फिर से कहो। मैं मार डालूंगा तुम्हें। रेयान बोलते बोलते लगभग दहाड़ उठा, और जैसे ही उसने कहा, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सीधे देव पर वार कर दिया। देव ने ठंडी सांस ली और उसका हाथ पकड़ लिया। रेयान अपनी साधना का प्रसार करना चाहता था, लेकिन उसी क्षण उसे अचानक लगा, उसकी साधना का प्रसार बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। दरार। देव ने रेयान की हथेली पकड़ ली और जोर से उसकी पांचों उंगलियां कुचल दीं। आह! गला रुंधे होने के बावजूद रेयान फिर भी चीखा, और एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। बात करते रहो। देव के होठों पर एक मुस्कान आ गई, एक ठंडी मुस्कान जो रेयान की नजरों में बेहद भयानक लग रही थी। असंभव। वह तो बस एक ड्रैगन कोर लोक है, लेकिन मेरी साधना। रेयान भयभीत हो गया। उसका दिव्य विचार फिर से प्रकट हुआ, और देव से निकलने वाली आभा स्पष्ट रूप से ड्रैगन कोर लोक थी, बिल्कुल भी नकली नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेड शून्य महल के किसी व्यक्ति पर हाथ उठाने की? रेयान ने देव से इतनी बेरहमी से, बिना किसी हिचकिचाहट के काम करने की उम्मीद नहीं की थी। ड्रैगन कोर लोक के हाथों में रेयान के पास प्रतिरोध करने की शक्ति क्यों नहीं थी? रेयान ने इस पर विचार भी नहीं किया। उसने सीधा हमला किया। उसकी ड्रैगन देव लोक की चरम शक्ति फूट पड़ी,
और उसने देव को थप्पड़ मारा। देव ने टालमटोल नहीं किया। जैसे ही हथेली लगी, देव के सामने एक आकृति प्रकट हुई और उसने रेयान का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें सब लोगों में से संप्रदाय गुरु को छूने का अधिकार है? दिव्या ने उपहास किया, और जैसे ही उसके विचार गतिमान हुए, एक उड़ती हुई तलवार आ पहुंची जो सीधे रेयान पर प्रहार कर रही थी। रेयान के हाव भाव बदल गए। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दिव्या की आभा केवल ड्रैगन आत्मा क्षेत्र थी, लेकिन जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी पूरी साधना क्षण भर के लिए रुक गई। तुम ड्रैगन आत्मा क्षेत्र नहीं हो। रेयान तुरंत समझ गया, और उसी समय उसने देव की ओर देखा। तुम ड्रैगन कोर रियल्म भी नहीं हो। तुम सच में जानना चाहते हो? फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। दिव्या के शब्द उदासीन थे, और उसके गोरे जेड जैसे हाथ से एक जबरदस्त शक्ति निकली। जैसे ही उसकी हथेली फैली, रेयान की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा कि दिव्या की हथेली गोरी तो थी, लेकिन उसका केंद्र पारदर्शी था। तुम्हारा हाथ। मेरे हाथ का क्या? दिव्या मंद मंद मुस्कुराया, और उड़ती तलवार ने सीटी बजाई, सीधे रेयान के सिर पर वार किया। उसी समय देव की तरफ उसकी हथेली ने फिर से जोर लगाया, जिससे रेयान का हाथ कुचल गया। मैंने तुम्हें दोबारा कहने के लिए कहा था। क्या तुम बहरे हो या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो? देव फिर बोला। उसके शब्द बिल्कुल वही थे जो रेयान ने अभी अभी उससे कहे थे। रेयान लगातार चीख रहा था। उसकी साधना दब गई थी और उसका प्रसार नहीं हो पा रहा था, जिससे वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं रह गया था। इस समय उसकी हथेली और हाथ कुचले हुए थे, वह असहनीय पीड़ा में था। मैं जेड शून्य महल का एक शिष्य हूं। रेयान ने अपने गले में तेज खांसी को सहन किया और दहाड़ा। जेड शून्य महल है ना? देव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मैंने जेड शून्य महल के कम से कम 30,000 शिष्यों को मारा है। तुम में से एक कम या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम सहमत नहीं हो? धमाका। जैसे ही उसके शब्द निकले, देव की हथेली ऊपर उठ गई, जिससे उसका बायां कंधा कुचल गया। इस बार रेयान चीखा नहीं, बल्कि सीधे बेहोश हो गया। देव की आंखों में एक जानलेवा चमक दौड़ गई, और उसके दाहिने हाथ ने अचानक जोर लगाया, जिससे रेयान का गला दब गया। जैसे ही उसका गला गड़गड़ाहट से कुचला गया, एक आदिम आत्मा बाहर निकली। देव ने उसे पकड़ लिया और उदासीनता से कहा, वाह, मेरे पास अभी भी कुछ आदिम आत्माओं की कमी है। मुझे छोड़ दो कृपया। रेयान की आदिम आत्मा लगातार कांप रही थी, उसका चेहरा भय से भर गया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, देव ने उसे अंतरिक्ष के घेरे में फेंक दिया। तभी उनके आसपास के दूसरे पहरेदार कांप उठे, उनकी निगाहें देव की ओर आशंका से भर गईं। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि उनके सामने खड़े ये पुरुष और स्त्री, जिनके पास सिर्फ ड्रैगन स्पिरिट लोक और ड्रैगन कोर लोक की साधना थी, असल में बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेल रहे थे। दरअसल शायद सिर्फ ये पुरुष और स्त्री ही नहीं, बल्कि बाकी सभी भी वही थे। क्या कोई और है जो सोचता है कि हमने अपने पूर्वजों और संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया है, और हम कृतघ्न हैं? उसके शब्द चारों ओर गूंज उठे, जिससे अन्य रक्षकों के शरीर फिर से कांपने लगे। वरिष्ठ भाई नीमा मेरे जेड शून्य महल के एक शीर्ष शिष्य हैं, और वरिष्ठ भाई रेयान मेरे जेड शून्य महल के एल्डर माधव के निजी शिष्य भी हैं। एक युवक बोला, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक तलवार की रोशनी गुजरी और सीधे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह व्यक्ति ड्रैगन गॉड लोक के प्रारंभिक चरण का था, और उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। उसके भौतिक शरीर के मरने के बाद ही उसकी आदि आत्मा बाहर निकली। दिव्या ने उपहास किया,
उसकी आदि आत्मा को पकड़ा, सीधे उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, हमारा क्या? आदि आत्मा का पूरा शरीर कांप उठा, उसका चेहरा भय से भर गया। जब उसने दिव्या की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे वह बोलना चाहता हो, लेकिन एक भी शब्द बोलने से डर रहा था। दिव्या आदि आत्मा को देव को सौंपते हुए पीछे हट गया। नगर में प्रवेश करो, देव ने उदासीनता से कहा। इस बार किसी भी पहरेदार ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि देव और अन्य लोगों को घूरते हुए उनकी निगाहें आक्रोश से भरी हुई थीं। यहाँ पूर्वी द्वार पर Z0 महल द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा विशेष रूप से पहरा दिया जाता था। पहले वे ड्रैगन मार्शल सिटी के साधारण पहरेदार थे, लेकिन यह दौर अलग था। संप्रदाय प्रतियोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इन जेड वॉयड पैलेस शिष्यों की नज़र में ड्रैगन मार्शल सिटी के सामने जेड वॉयड पैलेस के एक शिष्य को मारने की हिम्मत करना और उनमें से एक जेड वॉयड पैलेस के एल्डर माधव का निजी शिष्य होना बस मौत को दावत देना था। उस समय वे खुद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जेड वॉयड पैलेस को इस मामले के बारे में पता चलने पर वे उन्हें कतई नहीं छोड़ेंगे। देव के नेतृत्व में अनगिनत निगाहों के बीच फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य ड्रैगन मार्शल सिटी में शान से दाखिल हुए। वे जहां से भी गुजरते, हर तरफ से कई निगाहें उनकी तरफ देखती रहतीं, जिससे साफ जाहिर होता था कि इन लोगों को शहर के बाहर जो कुछ हुआ था उसके बारे में पहले से ही पता था। वे वाकई बहादुर हैं। यह मध्य क्षेत्र है। उन्होंने जेड वॉयड पैलेस के एक सदस्य को लगभग जेड वॉयड पैलेस के दरवाजे पर ही मार डाला। वे शायद मुसीबत में हैं। जेड वॉयड पैलेस की सुरक्षा के साथ एक बार उन्हें इसके बारे में पता चलने पर वे इसे बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। इनमें हिम्मत तो है, लेकिन छठे दर्जे का संप्रदाय तस्कत्स्क, इनका भविष्य चिंताजनक है। भविष्य का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि यह बात जेड वॉयड पैलेस के कानों तक पहुंच चुकी है। एल्डर माधव बहुत गुस्से में हैं और अब लोगों को यहां ले जा रहे हैं। एल्डर माधव? क्या ये एल्डर माधव हैं जो 500 सालों से छद्म सम्राट के दायरे में हैं? ये जेड वॉयड पैलेस के सच्चे एल्डर हैं। तो ये लोग शायद ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। बातचीत की फुसफुसाहटें, हालांकि दबी हुई और बहुत धीमी थीं, देव और दूसरे लोगों ने, जो बेहद तेज थे, स्वाभाविक रूप से सुन लीं। उन्होंने उन्हें अनदेखा किया और शांति से ड्रैगन मार्शल सिटी प्लाजा की ओर चल पड़े। ड्रैगन मार्शल सिटी में उड़ना मना है, लेकिन ड्रैगन मार्शल सिटी बहुत बड़ा है। शहर के हर दरवाजे से सेंट्रल प्लाजा तक कम से कम कई लाख 10,000 ली की दूरी है। अगर कोई सिर्फ पैदल भी चले तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस प्रकार कैरेज सर्विस व्यवसाय अस्तित्व में आया। यह तथाकथित कैरेज सर्विस वास्तव में ड्रैगन मार्शल सिटी के भीतर 10 महासंप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक छोटा सा व्यापार है। इसमें कई याओ जानवर शामिल हैं जो गाड़ियों को अत्यंत तेज गति से खींच सकते हैं। बेशक ऐसी गाड़ी किराए पर लेने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है और इसकी कीमत निश्चित रूप से कम नहीं है। यह तो कहना ही क्या कि आज संप्रदाय प्रतियोगिता का दिन है। सामान्य दिनों में भी कैरेज सर्विस का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। एक वर्ष में 10 महासंप्रदायों में से प्रत्येक को वितरित किए गए स्पिरिट स्टोन्स की मात्रा काफी अधिक होती है। न केवल कैरेज सर्विस बल्कि ड्रैगन मार्शल सिटी भी 10 महासंप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गई थी। इसके भीतर वानबाओ मंडप और ड्रैगन मार्शल कॉमर्स जैसी कुछ अत्यंत विशाल शक्तियों के अलावा लगभग सभी उद्योग 10 महासंप्रदायों के हैं। यह भी 10 महासंप्रदायों के स्पिरिट स्टोन्स के मुख्य स्रोतों में से एक है। कई कैरेज सर्विसेज थीं। देव और अन्य लोगों के शहर में प्रवेश करने के आधे घंटे बाद उन्होंने एक को देखा
उसका अधिभोग क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। रथ सेवा के पास याओ जानवरों को नियंत्रित करने के विशेष साधन थे। हालांकि याओ जानवर विशाल थे, उन्हें छोटा करके स्थानिक वलियों जैसी भंडारण वस्तुओं में रखा जा सकता था। देव ने ऊपर देखा और पाया कि वास्तव में कोई भी आकाश में नहीं उड़ रहा था। रास्ते में उन्होंने उन्नत संप्रदायों के कई लोगों को देखा, जैसे कि प्रथम श्रेणी का संप्रदाय चांगान पर्वत द्वार और द्वितीय श्रेणी का संप्रदाय कनक नगर आदि। उन्होंने दानव क्षेत्र के शिष्यों को भी देखा, लेकिन चाहे किसी भी पद का हो, वे सभी उचित व्यवहार कर रहे थे, ड्रैगन मार्शल नगर में चल रहे थे, उड़ नहीं रहे थे। चूंकि अन्य लोग इस नियम का पालन करते थे, इसलिए देव स्वाभाविक रूप से दूसरों से अलग नहीं दिखना चाहता था। थोड़ा विचार करने के बाद वह रथ सेवा में प्रवेश कर गया। मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें 1000 लोग आ सकें, और बेहतर होगा कि वह 5 दिनों में सेंट्रल प्लाजा पहुंच जाए, देव ने कैरेज सर्विस में एक बूढ़े व्यक्ति से कहा। देव और बाकी लोगों को अंदर आते देखकर उस बूढ़े व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, सज्जनों, ऐसा नहीं है कि यह साधारण व्यक्ति व्यापार करने को तैयार नहीं है, बल्कि ड्रैगन मार्शल सिटी की सभी कैरेज सर्विसियां सुपर सेक्ट्स की संपत्ति हैं, और जेड वॉयड पैलेस का इसमें एक हिस्सा है। आपने जेड वॉयड पैलेस को नाराज किया है, और यह साधारण व्यक्ति आपको गाड़ी किराए पर देने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और उदासीनता से कहा, कैरेज सर्विस के पास जेड वॉयड पैलेस के शेयर हैं, लेकिन दूसरे सुपर सेक्ट्स के भी। सिर्फ एक जेड वॉयड पैलेस के लिए आप व्यापार नहीं कर रहे हैं। अगर 10,000 लोग जेड वॉयड पैलेस को नाराज करते हैं, तो क्या आप उनमें से किसी के साथ व्यापार नहीं करेंगे? हाँ, 10,000 लोग जेड वॉयड पैलेस का अपमान कैसे कर सकते हैं? यह मध्य क्षेत्र है, जेड वॉयड पैलेस का दरवाजा। जेड वॉयड पैलेस का अपमान करने की हिम्मत शायद सिर्फ तुम ही हो, बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि उसने आह भरी, लेकिन उसके हाव भाव बेहद दृढ़ थे, जिससे साफ जाहिर था कि वह देव और बाकियों को किराए पर नहीं देगा। जेड वॉयड पैलेस, क्या शानदार प्रदर्शन है! कविशा ने उपहास किया, भीड़ से बाहर निकली और अपनी हथेली घुमाकर एक टोकन निकाला और सीधे बूढ़े की ओर फेंक दिया। देखो यह क्या है? बूढ़े ने टोकन लिया, उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं, और वह हकलाते हुए बोला, एक ब्लेड पैलेस। युवा महल स्वामी, अब तुम यह गाड़ी किराए पर लोगे या नहीं? कविशा ने उदासीनता से कहा। किराए पर लूंगा, बिल्कुल लूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत सम्मान दिखाया और झुककर कहा। यह बूढ़ा व्यक्ति अंधा था और उसे यंग पैलेस लॉर्ड के आगमन की जानकारी नहीं थी। इस कैरेज सर्विस में मूल रूप से 1 ब्लेड पैलेस के शेयर हैं। यंग पैलेस लॉर्ड होने के नाते आप न केवल किराए पर ले सकते हैं, बल्कि मुफ्त में भी किराए पर ले सकते हैं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपनी स्थानिक अंगूठी से एक गोलाकार वस्तु निकाली। वह गोला बिल्कुल साफ दिख रहा था, मानो किसी जेड मनके का। यंग पैलेस लॉर्ड, यह हमारे प्रतिष्ठान का सबसे उन्नत याओ जानवर है, 5वीं श्रेणी का उन्नत याओ जानवर, लाल ड्रैगन घोड़ा। इसकी गति के साथ आपके 1000 लोगों को यहाँ से केंद्रीय चौक तक ले जाने में केवल 1 दिन लगेगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इतना तेज? कई फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया। यहाँ से केंद्रीय चौक की दूरी कई लाख किलोमीटर थी। पूरी गति से ड्रैगन गॉड क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को भी वहां पहुंचने में कम से कम 2 महीने लग सकते थे। लाल ड्रैगन घोड़ा 5वीं श्रेणी का उन्नत याओ जानवर है। हालांकि इसकी आक्रमण शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी इसकी गति निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी की है, जो 6ठी श्रेणी के बराबर है। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। इसके अलावा
यह इस शर्त पर है कि ड्रैगन मार्शल सिटी में उड़ना मना है। अगर उड़ना मना न होता तो लाल ड्रैगन घोड़ा उड़ सकता था, और अगर उड़ता तो आधे दिन में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता। मैं समझ गया। सब लोग प्रबुद्ध लग रहे थे। हालांकि देव की आंखें चमक उठीं। अगर वह ऐसे और याओ जानवरों को वश में कर पाता तो यात्रा का बहुत समय बच जाता। धन्यवाद। कविशा ने गोला पकड़ा हुआ था। लाल ड्रैगन घोड़े को बुलाने ही वाला था कि तभी उनके सिर के ऊपर से एक तेज चीख गूंजी। ड्रैगन मार्शल सिटी के सामने मेरे Z0 महल के शिष्य को मारने की हिम्मत, तुम सब बहुत दुस्साहसी हो। जैसे ही ये शब्द निकले, पास ही की मुख्य सड़क से धूल का एक गुबार उठा। आसपास के सभी लोग जल्दी से एक तरफ हट गए। तभी उन्हें 4 विशालकाय आकृतियां एक गाड़ी खींचती हुई उनकी ओर आती दिखाई दीं। ये आकृतियां 10 झांग ऊंची और लगभग 20 झांग लंबी थीं, जिनके सिर घोड़ों जैसे थे, शरीर लाल धधक रहे थे और पीठ पर बाल उगे हुए थे। कुल मिलाकर उनसे कोई शक्तिशाली आभा नहीं निकल रही थी, लेकिन उनकी गति किसी प्रेत जैसी थी। एक पल वे दूर से दिखाई दे रहे थे, अगले ही पल वे पास पहुंच चुके थे। ये 4 आकृतियां लाल ड्रैगन घोड़े थे। 4 लाल ड्रैगन घोड़े, फिर भी वे केवल एक गाड़ी खींच रहे थे, और अंदर लोगों की संख्या केवल कुछ दर्जन ही थी, इसलिए उनकी गति स्वाभाविक रूप से और भी तेज थी। इसके अलावा इस गाड़ी में सवार लोग मुख्य चौक में नहीं, बल्कि लगभग 1,10,000 ली दूर एक जगह पर थे। खबर सुनते ही वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गए। जाहिर है वे सभी जेड वॉयड पैलेस के लोग थे, जो उनके कपड़ों से पता चल रहा था। खासकर जब गाड़ी का पर्दा उठा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। इस व्यक्ति से कोई आभा नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने एक खतरनाक एहसास दिया। उसने हाथ में एक मूंछ पकड़ी हुई थी, और जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, वह तुरंत गाड़ी कंपनी के पास आ गया। यह एल्डर माधव है। एल्डर माधव सचमुच आ गए हैं। एक छद्म सम्राट क्षेत्र के महाशक्तिशाली। इस बार फीनिक्स संप्रदाय सचमुच बदकिस्मत होने वाला है। नहीं, फीनिक्स संप्रदाय के इन लोगों ने स्पष्ट रूप से जेड वॉयड पैलेस को नाराज किया है, तो फिर उस गाड़ी कंपनी के प्रबंधक ने अभी उन्हें गाड़ी किराए पर क्यों दी? जेड वॉयड पैलेस के लोगों को छूने की हिम्मत, क्या यह हो सकता है कि इस फीनिक्स संप्रदाय का भी कोई महान इतिहास हो? एक साधारण छठे दर्जे के संप्रदाय का क्या महान इतिहास हो सकता है? माधव को आते देख आसपास देखने वालों की भीड़ तुरंत बढ़ गई और फिर से फुसफुसाहट फैल गई। माधव देव और बाकियों के सामने चला गया, उनकी तरफ देखे बिना, और ठंडे स्वर में बोला, संप्रदाय प्रतियोगिता एक भव्य आयोजन है और इसमें खून बहाना उचित नहीं है। हालांकि हमारे Z0 महल के शिष्य व्यर्थ नहीं मर सकते। जो कोई भी उन पर हाथ रखेगा, तुम्हारे प्रत्येक संप्रदाय को उनके साथ दफनाने के लिए 10 लोगों को चुनना होगा और फिर अपनी हृदय की नाड़ी काटनी होगी। तभी यह मामला शांत हो सकता है। तुम क्या हो? जैसे ही माधव ने बोलना समाप्त किया, कविशा पीछे की भीड़ से अलग हो गया और उदासीनता से कहता हुआ बाहर चला गया। मैंने लोगों को मार डाला। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी हृदय की नाड़ी काट दूं? या तुम चाहते हो कि मेरा वन ब्लेड महल तुम्हारे घमंडी और दबंग शिष्यों के साथ दफनाने के लिए 10 लोगों को चुने? माधव के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने अचानक अपना सिर घुमा लिया। लेकिन जब उसने कविशा को देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसका शरीर अनायास ही पीछे हट गया। उसके चेहरे की ठंडक तुरंत गायब हो गई। वन ब्लेड पैलेस, यंग पैलेस लॉर्ड कविशा। माधव के चेहरे पर गंभीर भाव थे, और जैसे ही उसके शब्द निकले, आसपास के लोग तुरंत हिल गए। वन ब्लेड पैलेस, यंग पैलेस लॉर्ड,
कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने जेड वॉयड पैलेस के लोगों को भी मारने की हिम्मत की। तो इस फीनिक्स संप्रदाय के पीछे वन ब्लेड पैलेस है। हे अब देखने लायक एक अच्छा शो है। दो सुपर संप्रदाय एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। तो तुम अब भी मुझे पहचानते हो? कविशा ने माधव की ओर देखा और उदासीनता से कहा, जेड वॉयड पैलेस के शिष्य घमंडी और दबंग हैं, कमजोरों को धमकाते हैं और ताकतवरों से डरते हैं। संप्रदाय प्रतियोगिता जैसे भव्य आयोजन के दौरान ड्रैगन मार्शल सिटी के सामने उन्होंने संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने आए संप्रदायों को मनमाने ढंग से भगा दिया। बताओ इस मामले की सजा क्या होनी चाहिए? यह शायद एक गलतफहमी है। माधव ने गहरी सांस ली। हालांकि वह एक छद्म सम्राट क्षेत्र और जेड शून्य महल का एक बुजुर्ग था, फिर भी उसकी हैसियत कविशा से कहीं कम थी। वन ब्लेड महल वास्तव में कितना शक्तिशाली था, यह दूसरों की नज़र में केवल अटकलें ही हो सकती हैं, लेकिन ये सभी महासंप्रदाय इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे सबसे अच्छी तरह समझते थे कि एक महासंप्रदाय की नींव कितनी भयावह होती है, लेकिन वन ब्लेड महल पहले से मौजूद महासंप्रदायों को मिटाकर सीधे 10 महासंप्रदायों तक पहुंचने में सक्षम था। इसकी ताकत स्पष्ट थी। यहाँ तक कि जेड शून्य महल भी वन ब्लेड महल के प्रति गहरी आशंका रखता था और उन्हें आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। इस समय हालांकि वह जानता था कि रेयान और अन्य लोगों को मारने वाला निश्चित रूप से कविशा नहीं था, क्योंकि कविशा फीनिक्स संप्रदाय का समर्थन करने के लिए आगे आया था। उसे ध्यान से विचार करना था कि क्या वह फीनिक्स संप्रदाय के लोगों के खिलाफ फिर से कदम उठाना चाहता है। यह तो बस कुछ शिष्यों की हत्या थी। यह मामला बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी। माधव मूर्ख नहीं था और उसने तुरंत इसके निहितार्थ समझ लिए। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय के प्रति माधव के मन में हत्या का एक अत्यंत प्रबल इरादा था। फीनिक्स संप्रदाय नाम अन्य संप्रदायों के लिए भले ही अनजाना हो, लेकिन 10 महासंप्रदायों के बीच यह वज्रपात जैसा था। चाहे वह लूजू के द्वार पर हो, जहां विभिन्न महासंप्रदायों के विलक्षण महापुरुषों को बंदी बनाया गया या मार दिया गया, या जब युद्ध देवता संप्रदाय के गढ़ों को नष्ट किया गया, और दिव्य औषधि पर्वत पर जहां 5 महासंप्रदाय कुल मिलाकर 1.5 लाख शिष्य मारे गए। इन सब बातों ने इन महासंप्रदायों को फीनिक्स संप्रदाय की गहरी याद दिला दी। अगर उन्होंने इस बात को फैलने से न रोका होता, जिससे महासंप्रदायों की छवि धूमिल होती, और यहाँ तक कि उनके अपने संप्रदायों के कई शिष्यों को भी इसकी जानकारी नहीं होती, तो शायद फीनिक्स संप्रदाय इस समय पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में बेहद प्रसिद्ध होता। क्या गलतफहमी है? क्या तुम्हें लगता है कि यह गलतफहमी है? कविशा ने देव की ओर हाथ बढ़ाया और देव ने तुरंत स्मृति क्रिस्टल कविशा की ओर फेंक दिया। कविशा ने उसे पकड़ लिया और फिर माधव की ओर फेंकते हुए ठंडे स्वर में कहा, शहर के बाहर जो कुछ भी हुआ वह इस स्मृति क्रिस्टल में दर्ज है। संप्रदाय प्रतियोगिता और दानव अमर पवित्र क्षेत्र का उद्घाटन ड्रैगन मार्शल इच्छाशक्ति द्वारा निर्धारित होता है। जेड शून्य महल के एक शिष्य के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने आए संप्रदायों को मनमाने ढंग से भगाना अन्य 9 महासंप्रदायों की अवज्ञा करना है, और यह ड्रैगन मार्शल इच्छाशक्ति की अवज्ञा करना है। माधव का चेहरा कुछ उदास था। उसने शुरू में इस मामले को यूं ही छोड़ देने का इरादा किया था। हालांकि रेयान उसका निजी शिष्य था, उसके एक से ज्यादा निजी शिष्य थे, इसलिए उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कविशा सचमुच पलटवार करेगा और बेरहम हो जाएगा। मेमोरी क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए माधव के दिव्य विचार उस क्रिस्टल पर छा गए और उसे तुरंत पता चल गया कि अभी क्या हुआ था। अगर कविशा यहाँ नहीं होता तो जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए अप्रासंगिक होता। वह मरे हुए को जिंदा कर सकता था
और एक वरिष्ठ होने के नाते उसने अनगिनत बार ऐसा किया था। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसका शिष्य मर चुका है और जेड वॉइड पैलेस के लोग मारे गए हैं। लेकिन इस समय युवा महल के स्वामी कविशा, उन्होंने अपनी मर्जी से काम किया और मौत के हकदार थे। अब वे पहले ही मर चुके हैं। चलो इस मामले को छोड़ देते हैं, माधव ने धीमी आवाज में कहा। कविशा ने उसे कुछ देर तक घूरा, फिर ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। दोनों पक्ष सुपर सेक्ट थे। हालांकि वह वन ब्लेड पैलेस की यंग पैलेस लॉर्ड थी, लेकिन दूसरा पक्ष आखिरकार एक छद्म सम्राट क्षेत्र था। अगर वे बहस करते भी रहे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मुझे तुम्हारी यह गाड़ी चाहिए। जैसे ही कविशा ने बोलना समाप्त किया, माधव के जवाब का इंतजार किए बिना वह सीधे गाड़ी में घुस गई। जहां तक पिछले गोले की बात है, कविशा ने उसे कैरेज कंपनी के बूढ़े आदमी को वापस फेंक दिया। फीनिक्स सेक्ट और अन्य लोगों को धीरे धीरे गाड़ी में घुसते देख माधव का चेहरा और भी उदास हो गया। वह यहाँ आक्रामक तरीके से आया था, लेकिन न केवल उसे न्याय नहीं मिला, बल्कि कविशा ने उसकी गाड़ी भी लूट ली, जिससे उसने सचमुच पैसा और आदमी दोनों गवा दिए। अंत में जैसे ही देव गाड़ी में चढ़ने ही वाला था, उसने अचानक कहा, क्या तुम सुबलियाओ हो? देव रुका, माधव की तरफ देखा और बोला, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? माधव ने एक पल के लिए देव को घूरा, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे सच में नहीं पता कि वह बूढ़ा मूर्ख मुवेंद्र कितना बेकार है। अपनी छद्म सम्राट शक्ति के बल पर उसने तुम्हें भागने दिया। वह भाग सकता था, लेकिन तुम नहीं, देव ने शांति से कहा। माधव के चेहरे पर भाव ठंडे पड़ गए और एक तीव्र हत्या का इरादा उभर आया। एक छठे दर्जे के संप्रदाय का एक साधारण संप्रदाय गुरु इस संप्रदाय को धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर युवा महल के स्वामी कविशा यहाँ नहीं होते तो यह संप्रदाय तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर चुका होता। सिर्फ तुम। देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि शांति से मुस्कुराया। चूंकि फीनिक्स संप्रदाय आ गया है, इसलिए उसके और जेड शून्य महल के बीच की शिकायतें पूरी तरह से सुलझ जानी चाहिए। माधव ने उपहास किया और धमकी दी, संप्रदाय प्रतियोगिता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम्हारे जैसे छोटे मोटे छठे दर्जे के संप्रदाय भाग ले सकें। अगर तुम शरण लेने आए हो तो तुम्हें हमेशा वन ब्लेड पैलेस में छिपना होगा। अगर तुम संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत करते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपने लिए प्रार्थना करो। देव ने माधव की ओर देखा, अगर मैं जेड शून्य महल के 30,000 शिष्यों को मार सकता हूं, तो मैं जेड शून्य महल के 3 लाख या 30 लाख शिष्यों को भी मार सकता हूं। इस बार जेड शून्य महल से जो भी इस संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग ले, कृपया इस संप्रदाय को एक संदेश पहुंचाने में मदद करें। उनसे कहो कि वे अपनी गर्दनें साफ कर लें, वरना जब मैं उन्हें मारूंगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, देव सीधे गाड़ी में घुस गया। जैसे ही गाड़ी रवाना हुई, धूल का एक बादल उठा। माधव पीछे खड़ा था। उसका चेहरा इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था जैसे उससे पानी टपकेगा। यह कमीना, अगर मैं इस बार भी उसे नहीं मार पाया तो मेरे जेड शून्य महल को सुपर संप्रदाय कैसे कहा जा सकता है? लाल ड्रैगन घोड़े की गति वाकई बहुत तेज थी। ड्रैगन मार्शल सिटी में सबसे तेज गाड़ी होने की अपनी प्रतिष्ठा पर पूरी तरह खरी उतरी। इसकी गति छठे स्तर के निम्नस्तरीय याओ जानवर के बराबर थी, जो ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ के बराबर है। खासकर 4 लाल ड्रैगन घोड़ों द्वारा एक साथ गाड़ी खींचने के साथ एक दिन से भी कम समय में देव और अन्य ड्रैगन मार्शल सिटी के मध्य क्षेत्र में पहुंच गए। इस समय मध्य क्षेत्र बेहद चहल पहल से भरा हुआ था। पीछे एक विशाल महल था, 81 मंजिल ऊंचा,
जो भव्य और बेहद आलीशान लग रहा था। खासकर महल के बिल्कुल बीच में एक पट्टिका लटकी हुई थी। यह पट्टिका पूरी तरह से स्पिरिट स्टोन से बनी थी और उस पर 3 बड़े अक्षर खुदे हुए थे, नीलामी घर। यह वानबाओ मंडप का नीलामी घर है। नीलामी घर की ओर देखते हुए बहुत से लोगों को देखकर कविशा मुस्कुराया और समझाया, यह पूरे ड्रैगन मार्शल सिटी का सबसे बड़ा नीलामी घर भी है। यह नीलामी घर दूसरी जगहों से अलग है। दूसरे नीलामी घरों में सिर्फ बोली लगाने की इजाजत होती है, लेकिन यहाँ आप सामान जमा कर सकते हैं और सामान अंदर भी ले जा सकते हैं। इस महल की 81 मंजिलें देखकर धोखा मत खाइए, असल में नीलामी इसी महल के नीचे होती है। वहाँ 30 लाख सीटें हैं और हजारों निजी कमरे हैं। आम तौर पर यहाँ नीलामी साल में लगभग एक बार ही होती है, लेकिन नीलाम की जाने वाली हर चीज की बारीकी से जांच की जाती है और लगभग सभी दुर्लभ वस्तुएं होती हैं। मेरे पिता के अनुसार जब भी संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होगी, इस नीलामी घर में नीलामी होगी। यह सबसे बड़ा भव्य आयोजन है जिसमें पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के संप्रदाय एकत्रित होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें कई अच्छी चीजें होती हैं। अगर आपको निमंत्रण नहीं मिला तो आपको शायद सीट भी न मिले। सब लोग थोड़े चौंक गए। ईशान ने पूछा, 3 लाख सीटें और फिर भी तुम्हें एक भी नहीं मिल रही? 3 लाख? कविशा मुस्कुराया, और अब तो सामान्य तौर पर भी पूरे ड्रैगन मार्शल सिटी में 10 करोड़ से ज्यादा निवासी हैं, और ये लोग मूल रूप से प्रतिष्ठित परिवारों से हैं या बड़ी शक्तियों के लोग हैं। संक्षेप में, ड्रैगन मार्शल सिटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आमतौर पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। पहले वार्षिक नीलामी में हमेशा कोई खाली सीट नहीं होती थी, यहाँ संप्रदाय प्रतियोगिता के समय तो बिल्कुल नहीं। तो वानबाओ मंडप का व्यवसाय इतना बड़ा है? ईशान ने आश्चर्य से कहा। वह समीक्षा को भी जानता था और जानता था कि अंबर परिवार की दूसरी युवती होने के नाते उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी अमीर होगी। फीनिक्स संप्रदाय के लोग देव को छोड़कर साधना के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते थे, लेकिन ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के बारे में उनका ज्ञान सचमुच बहुत कम था। अगर यह संप्रदाय प्रतियोगिता न होती तो ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ रुद्रप्रताप भी पूर्वी मकबरे साम्राज्य के क्षेत्र से बाहर कभी नहीं निकलते। कोई आश्चर्य नहीं कि रेयान और अन्य लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम्हें फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों को दुनिया दिखाने के लिए जरूर ले जाना चाहिए, कविशा ने देव से कहा। देव मुस्कुराया और सिर हिलाया, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे समय कहाँ मिलेगा। इसके अलावा मैंने कई महासंप्रदायों को नाराज किया है, और अब जब हम पर एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी है तो दुनिया देखने के लिए बाहर जाना तो दूर, 1 इंच भी हिलना मुश्किल हो सकता है। यह सच है। कविशा ने सिर हिलाया, फिर अपना छोटा सा सिर झुकाया, लेकिन इस बार तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरी साधना उतनी अच्छी नहीं है, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। Z0 महल, युद्ध देव संप्रदाय, ये महासंप्रदाय मेरे वन ब्लेड महल के बराबर लगते हैं, लेकिन वास्तव में मेरे वन ब्लेड महल ने इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। यह सुनकर देव ने कविशा को गहराई से देखा। हालांकि इन सहज शब्दों में एक बेहद मजबूत और दबंग आभा थी, और कविशा के हाव भाव से, साथ ही कविशा को देखते हुए माधव के चेहरे पर आई आशंका से यह स्पष्ट था कि यह शेखी नहीं बघारना था। वानबाओ मंडप की नीलामी में एक सीट की कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन्स है, लेकिन मेरे वन ब्लेड पैलेस में जरूर निमंत्रण होगा, और वह एक निजी कमरे के लिए है, इसलिए आपको सीट न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस निजी कमरे में हजारों लोग बैठ सकते हैं,
कविशा ने मजाकिया लहजे में कहा। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, देव ने कहा। किस बात के लिए धन्यवाद? मुझे आपको उस कुनपेंग पवित्र शरीर के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो आपने मुझे दिया। मैंने सुना है कि समीक्षा आपके पास कुनपेंग पवित्र शरीर का दूसरा खंड खरीदने आई थी और आपने 4 करोड़ स्पिरिट स्टोन्स की बहुत ज्यादा कीमत मांगी थी, कविशा ने पूछा। देव मुस्कुराया और सिर हिलाया। 400 मिलियन स्पिरिट स्टोन तो बस इसका एक हिस्सा हैं। 600 दानव शिशु स्तर के रक्त क्रिस्टल भी हैं। तुम? कविशा का मुंह तुरंत खुला का खुला रह गया। तुम बहुत लालची हो, है ना? तो तुमने मुझे सीधे कुनपेंग पवित्र शरीर के पहले 3 खंड दे दिए, जिनकी कीमत कम से कम कई अरब स्पिरिट स्टोन के बराबर है। तुमने कुनपेंग पवित्र शरीर की साधना की है, इसलिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता होना चाहिए कि यह कितना शक्तिशाली है। यह मेरा लालच नहीं है। अगर कुछ है तो समीक्षा को मुझसे एक सौदा मिला है, देव ने कहा। यह भी सच है। कविशा ने सिर हिलाया, लेकिन यह अभी भी थोड़ा डरावना है। एक साथ करोड़ों स्पिरिट स्टोन, शायद केवल वानबाओ पैविलियन जैसा कोई बहुत अमीर बड़ा व्यापारी ही इसे खरीद सकता है। तो जाहिर है मुझे उससे ठीक से पैसे ऐंठने होंगे, देव ने आंख मारते और मुस्कुराते हुए कहा। कविशा की बातों से देव को आखिरकार समझ आ गया कि उसे पिल फॉर्मूला कैसे बेचना चाहिए। वानबाओ पैविलियन की नीलामी यही सबसे अच्छा तरीका था। इस तरह की नीलामी में ग्राहक की कोई जानकारी नहीं दी जाती और बिक्री मूल्य बहुत ज्यादा होता, जो आश्वस्त करने वाला भी था। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, उनकी नजरों में एक बड़ा चौकोर दिखाई दिया। चौक विशाल था, अंतहीन रूप से फैला हुआ। इसकी जमीन पूरी तरह से नीले पत्थर की पट्टियों से बनी थी और इस पूरे चौक के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन अनंत थे। केवल 10 महासंप्रदायों के पास ही ऐसी नींव थी। चौक के केंद्र में एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति कम से कम 10,000 झांग ऊंची थी, पूरी तरह से सुनहरी, मानो सोने से गढ़ी गई हो। यह एक सुनहरा ड्रैगन था, 10,000 झांग लंबा एक विशाल सुनहरा ड्रैगन। पूरा सुनहरा ड्रैगन सजीव रूप से उकेरा गया था। उसका विशाल मुंह खुला हुआ था, मानो दहाड़ रहा हो, और उसके 2 पंजे आकाश की ओर उठे हुए थे, जो सूक्ष्म रूप से आकाश को चीरने की इच्छा का संकेत दे रहे थे। जो कोई भी मूर्ति को देखता, वह कांप उठता और श्रद्धा प्रकट करता। यह स्वर्ण ड्रैगन की मूर्ति है, कविशा ने समझाया। कहा जाता है कि यह मूर्ति मानव निर्मित नहीं थी, बल्कि स्वर्ग से उड़कर आई थी। यह मूल रूप से एक विशालकाय ड्रैगन थी, लेकिन यहाँ उतरने के बाद यह एक मूर्ति में बदल गई, जो हमेशा के लिए ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की रक्षा करती रही। अगर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कोई संकट आ जाए तो यह मूर्ति जाग उठती। इस मूर्ति के प्रकट होने के कारण ही यह स्थान ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का केंद्रीय क्षेत्र बन गया और अनगिनत प्रमुख शक्तियां यहां प्रवास कर गईं। कविशा की आंखें चमक उठीं और उसने आगे कहा, जितना कोई इस मूर्ति के करीब जाता है, उतना ही वह इस स्वर्णिम ड्रैगन सुप्रीम से निकलने वाले स्वर्गीय नियमों को समझ पाता है। यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि अनगिनत प्रमुख शक्तियां यहां आती हैं। अगर कोई यहाँ लंबे समय तक रहे और उसकी योग्यता उत्कृष्ट हो, तो संभव है कि वह वास्तव में इस स्वर्णिम ड्रैगन सुप्रीम की विरासत प्राप्त कर सके। विरासत? देव ने कविशा की ओर देखा। क्या किसी ने इसे कभी प्राप्त किया है? नहीं। कविशा ने अपना सिर हिलाया। मेरे पिता के अनुसार मेरे दादाजी ने एक बार इस गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम से कुछ प्राप्त किया था और फिर एकांतवास में चले गए थे। तब से हजारों साल बीत चुके हैं और वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हजारों सालों से एकांतवास में? फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्य थोड़े स्तब्ध रह गए। फिर देव ने कहा, बस
किंवदंतियां तो किंवदंतियां होती हैं। अगर यह गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम सचमुच स्वर्ग से उड़कर मूर्ति में बदल गया है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो फिर कोई विरासत कैसे प्राप्त कर सकता है। यह कहते हुए देव ने विशालकाय ड्रैगन की ओर देखा। जैसे ही उसने विशालकाय ड्रैगन को देखा, देव का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी दृष्टि में विशाल सुनहरा ड्रैगन अचानक एक घने सुनहरे प्रकाश के साथ फूट पड़ा। सुनहरे प्रकाश ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और तुरंत पूरे चौक को अपनी चपेट में ले लिया। बिना रुके इसने पूरे ड्रैगन मार्शल सिटी को ढक लिया और अंततः सभी दिशाओं में फैल गया। उसी समय देव को एक विशाल सुनहरा ड्रैगन प्रेत मूर्ति से उड़ता हुआ दिखाई दिया, शून्य लोक में ऊंची उड़ान भरते हुए 9 स्वर्गों को देखता हुआ। यह देव की सांस रुक गई, उसकी नजर अपने आसपास के लोगों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके हाव भाव अपरिवर्तित थे, मानो सिर्फ उसी ने यह दृश्य देखा हो। यह कोई भ्रम नहीं है, मुझे भ्रम हो ही नहीं सकता। देव ने फिर ऊपर देखा तो देखा कि सुनहरा ड्रैगन प्रेत अभी भी शून्य लोक के ऊपर मौजूद था। उसका विशाल सिर बादलों से निकलकर सीधे देव की ओर देख रहा था। इसी क्षण देव का शरीर जोर से कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट। एक आवाज देव के कानों में हजारों गड़गड़ाहटों जैसी गूंजी, जिससे देव का मन गर्जना करने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह चौड़ी हो गईं। तुम मुझे जानते हो? देव बोला, लेकिन उसके आसपास के लोग उसकी बातें सुन नहीं पाए। उसे पता था कि अभी जो आवाज आई है वह उस विशाल सुनहरे ड्रैगन प्रेत की ही होगी। मैं यहां हूं। सुनहरा ड्रैगन प्रेत बोलने ही वाला था कि तभी अचानक पूरा आसमान अंधेरा हो गया। घोर अंधेरा छा गया। सुनहरे ड्रैगन प्रेत के ऊपर एक बड़ा हाथ चुपचाप प्रकट हुआ और अचानक नीचे की ओर खिंच गया। सुनहरे ड्रैगन प्रेत के हाव भाव अचानक बदल गए और वह तुरंत मूर्ति की ओर उड़ गया। जैसे ही वह मूर्ति में घुसा, देव के कानों में एक आवाज आई, मत आना, मत आना। जैसे ही आवाज धीमी हुई, सुनहरा ड्रैगन प्रेत पूरी तरह से मूर्ति में विलीन हो गया। उसी समय अचानक प्रकट हुआ विशाल हाथ उसके पीछे पीछे चला, मानो सुनहरे ड्रैगन प्रेत को चकनाचूर करने के इरादे से। लेकिन अचानक आकाश और पृथ्वी गुनगुना उठे और एक तीव्र श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने देव की पूरी दृष्टि को भर दिया। उस श्वेत प्रकाश ने दुनिया के सारे अंधकार को पूरी तरह से गायब कर दिया और साथ ही एक विशाल प्रकाश कवच का निर्माण किया। जब हाथ ने प्रकाश कवच को पकड़ा तो वह जोर से गिर पड़ा। हाथ के गिरते ही देव के सामने की हर चीज तुरंत गायब हो गई। वह तेजी से सांस लेते हुए कई कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। जो कुछ भी अभी हुआ था वह एक सपने जैसा था, लेकिन देव जानता था कि यह सब सच था। यह सुनहरा ड्रैगन कोई मूर्ति नहीं था, बल्कि जैसा कि कविशा ने कहा था, सचमुच अस्तित्व में था। और वह उसे जानता था, और यहाँ तक कि वह उसके लिए आया था। यह कौन है? उस बड़े हाथ का मालिक कौन है? और अभी अभी यह सफेद रोशनी किसने छोड़ी है? देव की आंखों में हैरानी के भाव थे और वह मन ही मन बुदबुदाया, जाहिर है इसे मुझसे कुछ कहना था, लेकिन उस बड़े हाथ का मालिक इसे बोलने ही नहीं दे रहा था। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को नष्ट करने की कीमत पर भी यह इस ड्रैगन को मारना चाहता था, लेकिन अंततः उस सफेद रोशनी ने इसे रोक दिया। वह सफेद रोशनी क्या थी? इसे किसने छोड़ा? क्या यह? देव ने अचानक अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों की ओर देखा। क्या यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप हो सकता है, या यूं कहें, इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का विश्व हृदय? असंभव, यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप तो बस एक परित्यक्त ग्रह है।
हालांकि मेरी कोई साधना नहीं है, फिर भी मैं महसूस कर सकता हूं कि यह सिर्फ एक परित्यक्त ग्रह की आभा है। और वह मुहावरा प्रकट न हो, इसका क्या मतलब है? संप्रदाय गुरु, संप्रदाय गुरु, संप्रदाय गुरु, क्या आप ठीक हैं? ईशान और अन्य लोगों की चिंतित आवाजें उसके कानों में गूंजी। देव ने तुरंत अपना सिर साफ किया, स्वर्ण ड्रैगन प्रतिमा को गहराई से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि Z0 महल के शक्तिशाली साधकों ने अपने दिव्य विचार और दबाव का इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाया हो? कविशा ने अपनी भौहें उठाईं, ये कमीने, हालांकि मेरी साधना अभी कम है, मैं कम से कम वन ब्लेड महल का युवा महल स्वामी तो हूँ। अगर उन्होंने मेरे सामने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की, तो मैं अपने पिता से जरूर तुम्हारा गुस्सा निकालने में मदद मांगूंगा। नहीं, देव ने फिर अपना सिर हिलाया। यह देखकर कि देव कुछ और कहने को तैयार नहीं है, कविशा ने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने कहा, पहले मेरे साथ चलो। मेरे पिता ने अभी अभी मुझे एक संदेश भेजा है। वह ड्रैगन मार्शल इन में मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझे एक बार बचाया था, इसलिए मेरे साथ चलो। मेरे पिता के वहां होने से कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। देव ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। अगर कविशा ने उसे आमंत्रित नहीं भी किया होता, तो भी देव वन ब्लेड पैलेस के महल स्वामी से मिलने जाता, जिनसे वह पहले एक बार मिल चुका था। जैसे ही समूह चला गया, उनके अदृश्य शून्य क्षेत्र में सैकड़ों तारे अचानक ढह गए। उस ढहने से अनंत दबाव वाली एक आवाज धीरे धीरे आई। दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट, मेरे अच्छे भाई, क्या तुम सचमुच अभी भी जीवित हो? ड्रैगन मार्शल कॉमर्स से संबंधित ड्रैगन मार्शल इन ड्रैगन मार्शल सिटी की सबसे बड़ी सराय है, जिसकी कुल 130 शाखाएं हैं और प्रत्येक का आकार एक जैसा है। यह 52 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल पर 380 अतिथि कक्ष हैं। किसी भी कमरे में एक रात ठहरने का खर्च कम से कम 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रैगन मार्शल कॉमर्स कितना लाभदायक है। प्रारंभिक निर्माण के अलावा सराय आमतौर पर संसाधनों के मामले में ज्यादा खर्च नहीं करती, ये वास्तव में एक लाभदायक व्यवसाय है। जो लोग यहाँ ठहरने का खर्च उठा सकते हैं, वे या तो धनी हैं या कुलीन, ऐसे लोग जो 500 स्पिरिट स्टोन्स की भी परवाह नहीं करते। देव और अन्य लोग कविशा के नेतृत्व में केंद्रीय चौक के सबसे नजदीक स्थित ड्रैगन मार्शल इन पहुंचे। कविशा को अंदर आते देख सराय मालिक ने तुरंत सम्मान दिखाया। युवा महल स्वामी कविशा, महल स्वामी नागार्जुन ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं। कृपया इस विनम्र व्यक्ति का पालन करें। कविशा ने सिर हिलाया, फिर देव की ओर आंख मारी, मानो कह रहा हो, देखो मेरा कितना बड़ा चेहरा है। देव ने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यहाँ मेरा इंतजार करो, देव ने ईशान और बाकी लोगों से कहा। सराय मालिक के मार्गदर्शन में देव और कविशा बीच वाले कमरे में पहुंचे। यह कमरा बहुत बड़ा था, कोई अतिथि कक्ष नहीं, बल्कि एक भव्य हॉल जैसा, भव्य रूप से सजाया हुआ, चकाचौंध करने वाली रोशनी से बेहद आलीशान। जब देव और बाकी लोग पहुंचे, तो उन्होंने तुरंत कमरे में एक विशाल गोल मेज देखी। गोल मेज के चारों ओर कुल 10 लोग बैठे थे। देव बाकी 9 लोगों को नहीं पहचान पाया, वह सिर्फ वन ब्लेड पैलेस के महल के स्वामी नागार्जुन को जानता था, जिनसे उसकी मुलाकात एक बार एक प्रकाश पर्दे के जरिए हुई थी। इस समय नागार्जुन गोल मेज के चारों ओर बीचों बीच बैठा था और देव और बाकियों को आते देखकर उसने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। पिताजी। देव के कुछ बोलने से पहले ही कविशा दौड़कर आई और सीधे नागार्जुन की बाहों में समा गई। तुम्हें अब भी याद है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ?
नागार्जुन ने कविशा के बालों पर हल्के से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है और तुमने मुझे कोई जानकारी नहीं दी है। लगता है मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी नजरों में उतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, कविशा ने शरारत से मुंह बनाया। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलो हमारे बाप बेटी के रिश्ते के बारे में बाद में बात करते हैं। नागार्जुन ने कविशा के कंधे पर धीरे से थपथपाया। हालांकि कविशा को बिगड़ैल बनना पसंद था, लेकिन वह अपने पिता से बहुत डरती भी लग रही थी और तुरंत आज्ञाकारी भाव से एक तरफ खड़ी हो गई और देव को आंख मार दी। देव महल के स्वामी नागार्जुन का अभिवादन करता है। देव ने नागार्जुन की ओर मुट्ठियां भींच लीं। हम पहले भी मिल चुके हैं, ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। नागार्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई तो बैठो। जैसे ही कोई कुर्सी लेकर आया, देव नागार्जुन के बगल में बैठ गई। जैसे ही वह बैठा, उसने तुरंत कई बेहद गहरी हत्या की मंशा महसूस की, मानो कोई ज्वार सीधे उसकी ओर बढ़ रहा हो। हत्या की मंशा जबरदस्त थी, मानो वह साकार हो गई हो, मानो तीखे ब्लेड देव पर सीधे वार कर रहे हों। लेकिन इससे पहले कि यह हत्या का इरादा पूरी तरह से प्रकट होता, नागार्जुन ने हल्की खांसी की, जिससे यह इरादा तुरंत ही खत्म हो गया। देव ने अचानक ऊपर देखा और अपने आसपास के लोगों का जायजा लिया। एक व्यक्ति का चेहरा बूढ़ा था, बाल सफेद थे और उसने सुनहरे पीले रंग का लबादा पहना हुआ था, जो बेहद आलीशान लग रहा था। देव की नजर में इस बूढ़े व्यक्ति में सबसे ज्यादा हत्या का इरादा था। दूसरों के बीच एक बूढ़ी औरत थी जिसकी निगाहें देव पर टिकी थीं और उनमें एक बेहद डरावनी तीव्रता थी। एक लाल वस्त्र पहने लड़का भी था, जिसके शरीर में भी हत्या का इरादा उमड़ रहा था। जब उसने देव को देखते हुए देखा, तो उसकी आंखों में एक लाल रोशनी चमक उठी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। आखिरी दो लोग धूसर वस्त्र पहने एक युवक थे, जो किसी जेड देवता की तरह सुंदर लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक स्त्रियोचित कोमलता थी जिससे वह कुछ अजीब लग रहे थे। सबसे आखिरी व्यक्ति एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसका रूप रंग सुंदर नहीं था, इसके विपरीत वह बेहद बदसूरत थी। उसके चेहरे पर जख्मों से भरा हुआ था और उन जख्मों पर अनगिनत धब्बे उग रहे थे। पहली नजर में वह एक राक्षसी लग रही थी। पहले मैं उनका परिचय करा दूं। नागार्जुन ने शांति से देव से कहा, सुनहरे वस्त्र वाला वह बूढ़ा आदमी राजेंद्र है, जो जेड वॉयड पैलेस का ग्रैंड एल्डर है, ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का एक शक्तिशाली व्यक्ति। यह सुनकर देव को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति उसके प्रति इतनी तीव्र हत्या की मंशा क्यों दिखा रहा है। उसे अब भी याद था कि जब वध देवता मंडप अभी भी अस्तित्व में था, तो यही राजेंद्र था जिसने ड्रैगन सम्राट क्षेत्र की शक्ति से जेड शून्य महल के लोगों के साथ साथ युद्ध देवता संप्रदाय, तलवार अमर मकबरे और विशाल द्वीप के लोगों का नेतृत्व किया था और स्वयं पहुंचकर वध देवता मंडप को 2 हथेलियों से नष्ट कर दिया था। अगर देव ने सभी को पुनर्जीवित न किया होता, तो शायद अब तक फीनिक्स संप्रदाय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। गहरी सांस लेते हुए देव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और राजेंद्र की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम राजेंद्र, आप वास्तव में ठीक वैसे ही हैं जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है। कष्टप्रद। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी दंग रह गए। जिन 4 लोगों ने हत्या का इरादा नहीं दिखाया था, वे तुरंत देव की ओर देखते रहे, अचंभित। नागार्जुन भी एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। सबने सोचा कि देव कुछ चापलूसी भरा कहने वाला है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने सीधे अपमान से शुरुआत कर दी। बहुत बढ़िया। राजेंद्र की हत्या की मंशा और भी गहरी हो गई। मुझे उम्मीद है कि तुम इतने घमंडी बने रहोगे।
मैं रहूंगा, देव ने उदासीनता से कहा। ठीक है, नागार्जुन बोला, फिर लाल वस्त्र पहने लड़के की ओर इशारा किया। यह निसर्ग है, युद्ध देवता संप्रदाय का पृथ्वी पूर्वज, ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति। देव ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या युद्ध देवता संप्रदाय की अन्य व्यापारिक चौकियां अभी भी अच्छा कर रही हैं? यह सुनकर कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि देव ने पहले युद्ध देवता संप्रदाय की 2 तीसरी और 1 दूसरी श्रेणी की चौकियों को नष्ट कर दिया था, और युद्ध देवता संप्रदाय से 4 करोड़ आत्मा रत्नों के साथ साथ अनगिनत सामग्रियां, औषधीय गोलियां, हथियार और भी बहुत कुछ जबरन लूट लिया था। देव के शब्द जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे थे। संप्रदाय गुरुदेव को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संप्रदाय गुरुदेव की आत्मा भविष्य में स्वर्ग लौट जाती है तो मुझे लगता है कि ये चौकियां और भी बेहतर होंगी। निसर्ग ने एक भयावह मुस्कान बिखेरी, उसकी आंखों की लाल रोशनी और भी घनी हो गई। खांसी खांसी, नागार्जुन खांसी, फिर बोला, यह सुंदर गोरे चेहरे वाला युवक शरत है, तलवार अमर मकबरे का हरा अमर, 9वीं पीढ़ी के पुराने पूर्वज का पुनर्जन्म। ओह, देव की आंखें चमक उठीं, चूंकि तुम 9वीं पीढ़ी के पूर्वज हो